फ्रेंड्स, एग्जाम मॉडल में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 लेके आया हूं। इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट का मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। लेकिन दोस्तों, मैंने वहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्कशन दिया था मेटल्स के बारे में। इस लेक्चर में हम मेटल्स को पूरा होल स्टडी करेंगे। उनकी कौन कौन सी डायमेंशंस हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूं। एलिमेंट का हमने क्लासिफिकेशन किया था, जिसको हिंदी में हम तत्व बोलते हैं। ये मेटल्स में दोस्तों, ठीक है, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड में दोस्तों, ठीक है। ये तीन तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। तो इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से मेटल्स के बारे में दोस्तों, धातुओं के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, मेटेलिक एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दूंगा जहां से पिछले कई एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, धातु बोलते हैं दोस्तों हम इनको हिंदी में, ठीक है दोस्तों। उस समय जब मैं मेटल के बारे में आपको बता रहा था दोस्तों, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मेटल की एक सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो समझिए आप इसको, कि ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अब मैं ये चीज भी आपको समझाऊंगा कि ये क्यों अच्छे मेटल, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जितनी भी मेटल्स होंगी दोस्तों, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होंगी। कहने का मतलब है उनकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको वहां पे बताया था, और थोड़ा बहुत उसके साथ साथ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। इस प्रॉपर्टी को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, आप कुछ एग्जाम्पल में आपको साथ के साथ बताता चलता हूं कि जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, ये दोनों मेटल्स होते हैं हमारे पास। लिथियम हो गया, सॉरी सोडियम, लिथियम हो गया आपका, ठीक है, सीजियम हो गया, और भी कई सारे मेटल्स होते हैं। एक मेटल से मैं इस प्रॉपर्टी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। पूरी की पूरी जो थ्योरी में अब तक आपको पढ़ा चुका हूं, उसको कनेक्ट करके आपको बताऊंगा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं, उस चीज को भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है, 2, 8 और 1, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसको आप समझने की कोशिश करिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवेबिलिटी के कारण ही, इसकी गतिशीलता के कारण ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक ये जो मेटल्स होती हैं वो कंडक्ट करवा पाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक मेटल है हमारे पास कोई, ठीक है, वो कुछ इस शेप में है, हमारे रॉड शेप में है, और इसको हम एक तरफ हीट दे रहे हैं। यहां से हमने इसको हीट अप करने की कोशिश की है, इसको हमने यहां से ऊष्मा दी है। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इस मेटल का ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड और ये वाला छोर है, ये भी गर्म होने लग जाएगा। या इस एंड पे अगर मैं
इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करता हूं तो इस एंड पे भी इलेक्ट्रिसिटी तुरंत पहुंच जाएगी, और आप अगर इस एंड को पकड़ेंगे तो आपको करंट जरूर लगेगा। अब ये फिनोमेना होता है दोस्तों इसी कारण। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये मूवेबल होता है, ये इस मेटल के अंदर ये मूव करता है तेजी से, ठीक है। और कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो सोडियम कोई एक आइसोलेट मेटल के रूप में मिलता भी होगा, लेकिन जहां कहीं भी इसके कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो वहां एक साथ कई सारे एटम्स हमें मिलेंगे। तो हर एटम का एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलकर पूरे के पूरे उस कंपाउंड को हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना देता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो या इस एंड से हीट को कैरी करके ले जाता है इस एंड तक, इस एंड से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके ले जाता है उस एंड तक दोस्तों। और यहीं से दूसरी डेफिनेशन भी आप समझने की कोशिश करिए, जो थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, कि मेटल्स वो एलिमेंट होंगे जिनकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें। ऑक्टेन रूल अगर आपको मैंने यहां पे बताया, ऑक्टेन रूल मैं आपको बता चुका हूं, आप समझेंगे कि, और इसी एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेन रूल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे ज्यादा बेहतर है कि ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये दूसरी डेफिनेशन भी है इसी की साथ के साथ कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है दोस्तों। इसी के साथ साथ मतलब ये दोनों एक ही बातें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं। और आप यहां से ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि इनका ऑक्टेन रूल पूरा नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इनको रिएक्टिव भी बनाता है। ज्यादातर कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और सोडियम तो दोस्तों बहुत रिएक्टिव होता है। फ्री एयर में कांटेक्ट करने, जैसे ही ये फ्री एयर से कांटेक्ट करता है तुरंत एक्सप्लोसिव और जल जाता है, वो इसी कारण से होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये मेटल्स की ये प्रॉपर्टी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कराते हैं उसका कारण आपको समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि मेटल्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उनकी टेंडेंसी होती है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। दोस्तों उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है साथ के साथ, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी के साथ साथ इसको हम डेफिनेशन के रूप में भी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसको मेटल्स की। आप डालिए पहली प्रॉपर्टी कि ये है दोस्तों कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं साधारण अवस्था में धातुएं साधारण अवस्था में ठोस होती हैं, ठीक है। यानी कि इस बात का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, या हम टेम्परेचर की नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात अगर हम करेंगे तो ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलेंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स जितनी होती हैं। या मैं कह सकता हूं कि अधिकांश धातुएं तापमान की सामान्य दशाओं में या रूम टेम्परेचर की स्थिति, ऐसा टेम्परेचर जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में रहता है, उस टेम्परेचर के संदर्भ में ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक्सेप्शन इसका जरूर होता है, वो है आपका, उसको साथ के साथ आप लिखिए, मैंने उस टाइम भी बताया था दोस्तों। इसका अपवाद है मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को केवल और केवल एक मेटेलिक एलिमेंट वायलेट करता है, उसका नाम है आपका पारा, या हम जिसको Hg बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पारा ही एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, साधारण तापमान पर, ठोस अवस्था में नहीं बल्कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहां समझने की कोशिश करिए दोस्तों, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे और टेम्परेचर आप इतना बढ़ा देते हैं कि कोई मेटल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, तो उस स्थिति में तो मेटल्स भी आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन यहां नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। आपने लोहार को देखा होगा कि लोहा पीटता है और
पहले उसको गर्म करता है और उसके बाद उस लोहे पर हथौड़े से अटैक करता है और उसके बाद उसको जैसी शेप देना चाहता है वो देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर राइज करता है और टेम्परेचर इतना राइज कर देता है कि जो आयरन होता है वो अपनी लिक्विड स्टेट में पहुंचने लगता है लगभग, और उसी से वो जो हमारी दैनिक उपभोग की जरूरत की चीजें हैं उनका वो निर्माण करता है। आइए दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, इसी से जुड़ी हुई है वो भी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, धातुएं अधातवर्ध होती है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। यह भी उसी चीज से जुड़ा हुआ है कि अगर हम मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बिल्कुल वही एग्जांपल आप ले सकते हैं लोहार वाला, मेटल्स का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उस पर एक्सटर्नल बाहरी प्रेशर एक्सर्ट अगर हम करते हैं तो हम उनको शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी से एक दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आएगी कि हम इनको वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जुड़ी हुई दोनों एक ही चीज से है कि जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे और उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अगर हम करते हैं तो मेटल्स मेलेबल नेचर या अधातवर्ग प्रकृति शो करती हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ में जोड़ के बता देता हूं। ठीक है, इसी के साथ है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो धातुएं तन्य हो जाती हैं, इसको इंग्लिश में डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज का, ठीक है, टेम्परेचर से ही ये गवर्न हो रही है, टेम्परेचर से ही कंट्रोल हो रही है। ठीक है दोस्तों, कुछ अब आप देखते हैं कि हम आयरन की शीट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो आयरन की शीट बनाने के लिए हम मेटल की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर की रेंज का इस्तेमाल करते हैं। हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि हम मेटल से वायर भी बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी वायर हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, ठीक है, वो इस डक्टाइल नेचर के कारण ही होती है। आप सोचिए कि अगर मेटल्स के पास ये डक्टाइल नेचर नहीं होता तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमें ऊर्जा की उपलब्धता नहीं हो पाती। आप जो आसानी से पंखा चला लेते हैं या लाइट जला लेते हैं, ये सारा का सारा फिनोमेना नहीं हो पाता क्योंकि हम तार ही नहीं बना पाते। जब तार नहीं बना पाते तो हम ट्रांसमिशन नहीं कर पाते। यहां से एक और चीज समझिए, साथ में एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, वो वायर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। उसकी खास प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम की कि उसका जो डक्टाइल नेचर होता है वो और मेटल से ज्यादा होता है। इसीलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए दोस्तों, और कई बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। उम्मीद है कि दोस्तों ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी और ये समझ में आया होगा कि कैसे टेम्परेचर के बदलाव से या टेम्परेचर को बढ़ाने से मेटल्स ये और ये प्रॉपर्टी, ये फिनोमेना शो करती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगी दोस्तों कि धातुएं चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं, शाइन होती है। सिक्के की खनक वाला आपने डायलॉग सुना होगा। ठीक है, धातुएं चमकदार होती हैं। यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो चमकदार होती हैं, शाइनिंग उनका नेचर होता है। आप अगर यहाँ पे लोहे को अगर देखते हैं, लोहे जो हमारे आसपास घरों में लगा हुआ लोहा होता है, तो आप कहेंगे शाइन कहाँ होती है, उसमें तो रेडिश कलर हो जाता है। वो दोस्तों एग्जैक्ट आयरन नहीं है, वो कोरोजन के बाद आयरन मिला है। जब हम आयरन को जब हम उसका उत्खनन करते हैं या निष्कर्षण करते हैं हम अर्थ सरफेस से, तब जो हमें आयरन मिलता है वो निश्चित रूप से दोस्तों चमकदार प्रकृति का होता है। कॉपर चमकदार होता है, एल्यूमिनियम चमकदार होता है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी इस नेचर को शो करती हैं दोस्तों। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है और जो लास्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों कि साधारण अवस्था में धातुएं कठोर होती हैं,
हार्ड है दोस्तों, ये हार्ड की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, हार्ड। इसको कंफ्यूज मत करिएगा सॉलिड से। ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट आपकी मुलायम नहीं हो सकती है, ठीक है। यहां बात हो रही है कि साधारण अवस्था में जो धातुएं मिलेंगी आपको वो हार्ड होंगी, ठीक है। उन पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो एक साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों। ये इसको कंफ्यूजन मत करिएगा सॉलिड स्टेट से। मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी मिलती हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। बस इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है दोस्तों, वो भी आप साथ के साथ लिखिए, ठीक है। अपवाद होता है, देखो दोस्तों, उसका एक सोडियम और पोटेशियम दोस्तों, ठीक है। इसके दो अपवाद हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये हार्ड नहीं होते हैं, ये मुलायम होते हैं। कपूर अगर आपने देखा होगा, जिसका इस्तेमाल हम पूजा वगैरह में करते हैं अपने घरों में, तो कपूर उसमें एग्जैक्टली सोडियम ही होता है, ठीक है दोस्तों। और वो आप देखेंगे वो मुलायम होता है, मुलायम अवस्था में होता है, और वो इसी प्रकृति के कारण होता है, धातु सोडियम की इसी प्रकृति के कारण, ठीक है। साधारण अवस्था में जो मैक्सिमम आपकी मेटल्स हैं वो हार्ड होंगी, लेकिन दोस्तों इसके एक्सेप्शन है दो, एक सोडियम और एक पोटेशियम, जो नॉर्मल कंडीशंस में मुलायम अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। उनको हम हाथ से दबा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मेटल्स की कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हो गई दोस्तों, और उसके साथ साथ उन प्रॉपर्टीज का वायलेशन करने वाली कौन कौन सी मेटल्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सॉरी, ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब डाल लीजिए धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ मेटल दोस्तों, ठीक है। इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। हम उनकी ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं, सीधा सीधा दोस्तों, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स दोस्तों। यहीं से हम एक नोबल मेटल्स का कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। उच्च रासायनिक अभिक्रिया करने वाली धातुएं और कम रासायनिक अभिक्रिया करने वाली धातुएं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने मेटल्स को इन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। ये आप समझ रहे होंगे कि इसमें ऐसी मेटल्स आएंगी, इस श्रेणी में ऐसी मेटल्स आएंगी जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो बहुत तेजी से केमिकल रिएक्टिविटी का फिनोमेना शो करेंगी। और यहाँ पर ऐसी मेटल्स आएंगी जो केमिकल रिएक्टिविटी या तो करती ही नहीं होंगी या केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम करती होंगी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए दोस्तों। जैसे कि इस कैटेगरी में आता है आपका लिथियम, सोडियम, ठीक है दोस्तों, पोटेशियम, सीजियम, रूबियम, और दोस्तों एक और है फ्रांसियम, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये ऐसी मेटल्स हैं कुछ जो हाईली रिएक्टिव नेचर शो करती हैं, उच्च रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति शो दिखाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझिए आप दोस्तों, ये जो सीजियम के बारे में बात कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। सीजियम सारी की सारी मेटल्स में सबसे ज्यादा या हाईली रिएक्टिव होती है। इसके बाद ही और सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है सीजियम। ये समझिए, यहां इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा कि देखिए जो सीजियम है ये नेचुरल मेटल है, मतलब इसका ये कि सीजियम हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, ठीक है।
और ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाली मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। मतलब कि जितनी भी मेटल्स हमें नेचर ने दी हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास सीजियम है। लेकिन ओवरऑल अगर रिएक्टिविटी हम देखें तो ओवरऑल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा दोस्तों फ्रांसियम की होती है। लेकिन फ्रांसियम एक ऐसा मेटल है जिसका निर्माण इंसान ने किया है, मानव द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल मेटल है, कृत्रिम तरीके से इसका निर्माण किया गया है इंसान द्वारा। तो यहां से आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु कृत्रिम धातु है या कौन सी धातु मानव द्वारा निर्मित धातु है, तो आप उस पर टिक करके आएंगे उस स्थिति में फ्रांसियम को दोस्तों। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव चाहे वो नेचुरल मेटल्स हो चाहे नॉन नेचुरल मेटल्स हो उसमें भी फ्रांसियम है। लेकिन अगर हम नेचुरल मेटल्स की बात करें तो नेचुरल मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव दोस्तों सीजियम होती है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, सवाल यहां से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्लेटिनियम है, इसमें सोना है, आपका Au है, चांदी है दोस्तों और ऑस्मियम है। ठीक है दोस्तों, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं करती हैं या बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोनों क्लासिफिकेशंस को आप। यहां मैं एक और चीज आपको वैसे आगे बताने वाला था, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो ऑस्मियम है ना, ये ऑस्मियम सबसे भारी धातु है और ये जो लिथियम है ना, ये लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है दोस्तों, ऑस्मियम सबसे भारी धातु और लिथियम सबसे हल्की धातु। इस आधार पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हल्का आदमी होगा वो थोड़ा ज्यादा उछल कूद कर लेता है और जो भारी आदमी होता है वो उछल कूद नहीं कर पाता है। इससे आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि हाँ मेटल्स की रिएक्टिविटी, और इसी आधार पर अगर आप देखेंगे ना तो डेंसिटी का, मेटल्स की डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ जाएगा कि ये ऐसी मेटल्स होंगी जिनकी डेंसिटी कम होगी और ये ऐसी मेटल्स होंगी जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण रोल निभाती है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है दोस्तों। उत्कृष्ट धातुएं या इनको हम बोलते हैं दोस्तों नोबेल मेटल्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या कॉन्सेप्ट है पहले आप इसका लिख लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके। गोल्ड, प्लेटिनम, Ag, Hg। सोने को Au से डिनोट किया जाता है, प्लेटिनम को Pt से और चांदी को Ag से और पारे को Hg से। इनको हम उत्कृष्ट धातुएं बोला जाता है। एक चीज ये है कि आप जानते हैं कि जैसे कि ये प्लेटिनियम हुआ या चांदी हुआ या सोना हुआ, ये बहुत ही कीमती धातुएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, सोने से आप अनुमान लगा सकते हैं, चांदी से अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉपर इतनी कीमती धातु नहीं होती है, इसीलिए हम इनको उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं या नोबल मेटल्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हीं में आप देखेंगे कि Au सोना और Ag, ठीक है, इनको हम मुक्त धातुएं भी बोलते हैं। ठीक है, मुक्त धातु यानी कि फ्री मेटल्स। इसका मतलब यह है कि ये मेटल्स रिएक्टिविटी नहीं करती हैं और ये अपना कंपाउंड नहीं बनाती हैं, ये फ्री स्टेट में हमें, मुक्त अवस्था में हमें पर्यावरण में, प्रकृति में मिलती हैं। फ्री स्टेट का मतलब यही है कि ये हमें ना तो इसके सल्फाइड के रूप में मिलेगी, ना ये हमें इसके ऑक्साइड के रूप में मिलेगी। ये जैसा Au है तो Au के रूप में ही मिलेगा, उसके साथ कोई इंप्योरिटी नहीं होगी।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको उत्कृष्ट धातुएं, इनका आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है सीधे सीधे कि नोबल मेटल्स कौन कौन सी हैं, 4 ऑप्शन दे रही है आपको और पूछ लिया कि नोबल मेटल इनमें से कौन सी है या इनमें से कौन सी नोबल मेटल नहीं है। उसी के साथ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि फ्री मुक्त धातुएं कौन सी होती हैं, या ऐसी धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम हो गया, Hg हो गया, पारा हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ और फैक्ट्स लिख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, ठीक है, और लिथियम सबसे हल्की धातु है दोस्तों। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, और बीच में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सबसे भारी समझिए और सबसे हल्की समझिए। अगला कुछ और देखिए दोस्तों, कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें समझिए, ये फैक्चुअल चीजें ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। कुछ ओर्स यानी कि किस ओर से हम कौन सी धातु को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन ओर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको आप लिखिए। ठीक है, यहां पे लिखिए अयस्क, और उस अयस्क से हम कौन सी धातु प्राप्त करते हैं, और उस ओर से मिलने वाली मेटल कौन सी है। कुछ 4-5 जरूर याद रखिए दोस्तों, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लिखिए पारा। ठीक है, ये पारा यहां पे आ गया, हमारा मेटल है Hg, और इसका जो ओर होता है दोस्तों, इसका ओर होता है सिनेबार। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सिनेबार। ठीक है, यानी कि ये सिनेबार ओर होता है, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें पारा मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक और समझिए, ये मैं शायद आपको पहले बता चुका हूं, मोनोजाइट बालू। ठीक है, इससे हमें मिलता है थोरियम। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने उस टाइम आपको बताया था कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके थर्ड स्टेज में हम थोरियम को ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज करेंगे। तो और मोनोजाइट बालू इसका ओर होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, जो तटीय क्षेत्र है, मुख्य रूप से केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु का जो क्षेत्र हो गया, वहां पर ये मोनोजाइट बालू भारी मात्रा में पाई जाती है। और इंडिया एक थोरियम रिच कंट्री है, थोरियम के पर्याप्त भंडार हैं। उसके बाद एक और देखिए आप दोस्तों, पिच ब्लेंड। ठीक है दोस्तों, ये यूरेनियम का पिच ब्लेंड जो होता है, उससे हम यूरेनियम प्राप्त कर सकते हैं। पिच ब्लेंड यूरेनियम का ओर होता है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों चीजें उम्मीद है आपने लिख ली होंगी दोस्तों, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे कुछ और मेटल्स के बारे में आपको बता रहा हूं और उनके ओर्स के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है दोस्तों, वो बॉक्साइड होता है, और इससे हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, और यहां से आप एक और चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जरूर पढ़िएगा कि इंडिया में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम मिलता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन साथ के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी समझ अच्छी बनती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 4-5 मोटी मोटी, और देखिए यूरेनियम और थोरियम से तो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, निश्चित रूप से पूछे जाते रहेंगे इन दोनों के बारे में। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 4 ओर और उन ओर से मिलने वाली मेटल है। मैंने मेन लिखा दिया, आप लिखना चाहें तो कॉपर के बारे में भी लिख सकते हैं, क्यूपराइट होता है उसका, लेकिन मैंने वो चीज आपको लिखवाई है जहां से संभावित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। कुछ मेटलिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। एक मेटलिक कंपाउंड है AgI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। अभी मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं,
ये इसलिए लिखा रहा हूं दोस्तों कि इस कंपाउंड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा करने में किया जाता है। आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट करके वर्षा की जाती है। और देखिए दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है आपको समझना, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर उस क्षेत्र में जो ड्राउट है, जो सूखे की समस्या है, उसको दूर करने पर हम विचार कर रहे हैं। और चाइना जैसे देशों ने तो इस कॉन्सेप्ट को यूज भी कर लिया है। तो मैं मोटे मोटे जो मेटेलिक कंपाउंड है उनके बारे में आपको बताऊंगा, और उसमें भी ऐसी चीज बता रहा हूं जो बिल्कुल पूछी जा रही है लगातार। ये कई पेपरों में आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों कि इसका यूज कहां करते हैं। हम सिल्वर आयोडाइड का हम कृत्रिम वर्षा के रूप में करते हैं, कृत्रिम बादल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ और लिखिए दोस्तों, ये एक रुकिए एक सेकंड, इसके बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, मैं पहले आपको इसको बता चुका हूं। ये कास्टिक सोडा मैं पहले लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार लिख लीजिए। मेटेलिक कंपाउंड है सोडियम का कास्टिक सोडा। इसका यूज पेट्रोलियम के निष्कर्षण के लिए होता है, और उसके साथ साथ इसका यूज साबुन बनाने के लिए या बारूद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और कंपाउंड लिखिए आप, Na2CO3 इंटू 10H2O। मैं साथ के साथ बता रहा हूं दोस्तों, ये मेटेलिक कंपाउंड ही है। इनमें देख रहे हैं आप, मेटल इनका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, साथ के साथ हम इसको खत्म कर लेते, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, लेकिन इसको बोला जाता है, आम नाम है इसका दोस्तों, जो हम आम भाषा में यूज करते हैं, धोने वाला सोडा, या इसको बोला जाता है दोस्तों वॉशिंग सोडा। और कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से कि धोने वाले सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या है, या वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो आप ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। एक और कंपाउंड है दोस्तों सोडियम का, ये होता है NaHCO3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है दोस्तों, और इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, या बोला जाता है दोस्तों इसको खाने वाला सोडा। डेली लाइफ का प्रोडक्ट है, बहुत इस्तेमाल होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, और घर वगैरह में भी, जैसे कि मैदा वगैरह को फुलाने के लिए, या उससे जब छोले भटूरे घर पे बनते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ की चीजें। कुछ और चीजें देखते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक है Na2B4O7 इंटू 10H2O, और इसकी केमिकल नेम है दोस्तों सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, ये इसका केमिकल नेम है, और इसको बोला जाता है सुहागा या बोरेक्स। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही कि सुहागा का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेमिंग क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका, या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को हम आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम इसको सुहागा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और चीज समझिए, प्लेटिनम जो मेटल है उसको हम सफेद सोना कहते हैं दोस्तों। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और चीज समझिए, आयरन
पायराइट, आयरन पायराइट को झूठा सोना या चोरों का सोना ये भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मैग्नीशियम और जो मैग्नीशियम है और फ्रांसियम है उसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग आतिशबाजी में करते हैं। जो पटाखे वगैरह हम बनाते हैं उसमें मैग्नीशियम का और फ्रांसियम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों को उम्मीद है कि मेटल्स के बारे में ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इन फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। आप इनको याद रखते हैं तो आपको, और पेपर अगर आप लगाते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट लगातार हो रहे हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल एग्जाम मॉडल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए कि हमारे स्तर से क्या कमी हो रही है ताकि हम वीडियो को और ज्यादा अच्छा बना सकें। थैंक यू दोस्तों।